अरे बताओ। तो चलिए बेटा, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में। सबसे पहला कौन सा है हमारा? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के भी मेरिट्स और डिमेरिट्स को देखना पड़ेगा। ठीक है, कहता है अगर मेरिट्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करें तो सबसे पहला है न्यू वेराइटीज ऑफ गुड्स। बेटा एक बार बताओ, फ्री मार्केट इकोनॉमी है, प्राइवेट इंटरप्राइजेज ज़्यादा से ज़्यादा है, तो मार्केट में सीधी सी बात है जो है कंपटीशन ज़्यादा होगा। अब अगर कंपटीशन ज़्यादा होगा तो नए नए प्रोडक्ट का आगमन होगा या नहीं होगा? क्योंकि भाई लोगों का टेस्ट और प्रेफरेंस जो है वो हमेशा चेंज होता रहेगा। लोगों का टेस्ट और प्रेफरेंस हमेशा क्या होता रहेगा? चेंज होता रहेगा। तो उस अनुसार जितनी ज़्यादा कंपटीशन उतने तरीके के प्रोडक्ट आपको अवेलेबल होंगे। जितनी ज़्यादा कंपटीशन उतने ज़्यादा क्या होंगे? प्रोडक्ट आपके लिए अवेलेबल होगा। तो इसलिए क्या लिखा गया है? न्यू वेराइटीज ऑफ गुड्स। फिर कहता है हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। बेटा जब प्राइवेट इंटरप्राइजेज की बात कर रहे हैं तो वहां पर एक शब्द लिखवाया था हमने, हाई इनकम इनइक्वलिटीज। ठीक है, तो भाई जिसका जितने जितने पास उसके पैसे होंगे उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी उतनी ही अच्छी होगी या नहीं होगी? तो प्राइवेट इंटरप्राइजेज में क्या होगा बेटा? हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। फिर उसके बाद कहता है बेनिफिट्स ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। बेटा इसी के कारण तो जो हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी थी उसका सॉल्यूशन हुआ था। याद है ना, सॉल्यूशन में हमने लिखा था कि ये मार्केट डिमांड एंड सप्लाई की बात करते हैं और प्राइस मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो भाई प्राइस के बेसिस पर ही हम लोग क्या करते हैं? अपनी इकोनॉमिक सॉल्यूशंस की बात करते हैं हम लोग। मैक्सिमम इफिशियंसी इन प्रोडक्शन। स्वाभाविक सी बात है, जो कंपटीशन ज्यादा होगा तो फुल एंड इफिशिएंट ऑफ यूज ऑफ रिसोर्सेज की तरफ सारे की सारी जो है हमारी कंपनियां वो जाएंगी। भाई जितने भी उनके पास रिसोर्सेज है, क्या उस रिसोर्सेज का वेस्टेज होने के लिए कोई देगा क्या? नहीं। वो तो कोशिश हमेशा क्या करेगा कि भाई जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसका हम लोग क्या करें? ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। लिबर्टी एंड फ्रीडम। भाई हमने पहले ही लिख दिया था कंजम्पशन ऑफ फ्रीडम होता है। यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से इतना छूट दिया गया होता है कि भाई आप हमारा रूल्स एंड रेगुलेशन सिर्फ फॉलो करो, बाकी आपको आजादी है, आपको जैसे जो करना है कर सकते हैं। तो ये भी उसके लिए क्या है बेटा? फायदेमंद है। मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ऑफ कंज्यूमर। भाई यहां पर तो हम लोग कंज्यूमर सोवर्सिनिटी की बात ही करते हैं। कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं? गुड्स और सर्विसेज का उत्पादन करते हैं। बिना कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन के काम चलेगा क्या? नहीं। तो यहां पर ज्यादा से ज्यादा किसकी बात करी जाएगी? कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन की बात करी जाएगी। राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। बेटा एक बताओ, अपनी संपत्ति का अधिकार होना कहीं से कोई गलत तो नहीं है? भाई हम अगर लीगली वे में अच्छे तरीके से अगर अपनी संपत्ति बना रहे हैं तो इसमें कतई कोई गलत नहीं है। तो राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी या राइट टू ऑन प्रॉपर्टी, इसी को हमने बोला था। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है बेटा? मेरिट्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। इनिशिएटिव एंड इंटरप्राइज। बेटा एक बताओ, हमने डायनामिक ग्रोथ की बात करी। कौन ऐसा फर्म नहीं होगा जो नए नए उपयोग ना करे, नए नए तौर तरीके ना देखे, नई नई इनोवेशंस की बात ना करे? हर कोई ये चाहेगा। भाई चूंकि मार्केट में कंपटीशन ज्यादा है तो हर कोई तरक्की करना चाहेगा। तो ये भी हमारा किसके अंतर्गत आएगा बेटा? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। और बेटा एक बता, जब आप सारा काम सही से करोगे तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट होगा तो हमारा ग्रोथ होगा बिजनेस का, ये नहीं होगा बेटा? तो ग्रोथ ऑफ बिजनेस है। तो ये सारी ऐसे चीजें दिखा रही है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस की पॉजिटिव चीजों को दिखा रहे हैं कि इससे ये हमारा फायदा हो रहा है, इससे हमारी ऑर्गेनाइजेशंस का ये हमारा फायदा होगा। लेकिन अगर फायदा है तो उसका नुकसान भी होगा, ये नहीं होगा? बेटा आपने सुना होगा कि अमीर और अमीर बनते जा रहे हैं और गरीब होते जा रहे हैं। ये गैप हमारा बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि हमने हाई इनकम इनइक्वालिटी इसीलिए तो बोला था। तो देख रहे बेटा, रिच एंड पुअर क्लास। आप देखते होंगे कि बहुत जगह पे ऐसा बांट दिया जाता है, HIG, MIG, LIG। अब ये सोसाइटी का नाम दे दिया कि हायर इनकम गेनर वाला, लोअर इनकम, मिडिल इनकम। अब इनकम के बेस पर कर रहे हैं या नहीं कह रहे?
अब इनकम के बेस पर कह रहे हैं अब उस एरिया में जो भी होंगे या उस अपार्टमेंट में जो भी हैं, तो एक तरफ से कहीं ना कहीं वो उनकी जो है इनकम को डिनोट कर रहे हैं, वो उनकी जो मनी पावर है उसको इंडिकेट कर रहा है। तो ये गलत है या नहीं है? तो एक तो ये थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, क्योंकि अमीर और गरीब के बीच में क्या होता है, खाई बनती जा रही है, गैप बनता जा रहा है। फिर कहता है वेलफेयर इग्नोर्ड और नॉट प्रोटेक्टेड। भाई यहां तो मेन मोटिव ही हमारा क्या था बेटा, राइट टू ऑन प्रॉपर्टी, और सेकेंड मोटिव था हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। कहीं से कुछ भी हमने वेलफेयर की बात करी थी क्या? नहीं। तो वेलफेयर को क्या किया गया है बेटा, यहां पर इग्नोर किया गया। तो याद करो एडम स्मिथ वाले में हमने क्या बोला था कि हमारे लिए सिर्फ पैसा महत्वपूर्ण रखता है, हम वेलफेयर की बात नहीं करते, हम वेलफेयर को नहीं देखते हैं। तो ये भी एक तरीके से गलत था या नहीं था? कहता है इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ ओवर प्रोडक्शन, इकोनॉमिक डिप्रेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इट इज वेरी कॉमन। बेटा जैसे कल ही मैं इकोनॉमिक टाइम्स का रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो उसमें दिया गया था कि पिछले 1 वर्षों में जो आईटी सेक्टर वाले में काम करने वाले लोगों की तादाद है, पूरे विश्व में 1,30,000 लोगों की छटनी हुई है अभी तक। ये जो हमारे पास टोटल जो हम लोग देखते हैं कि भाई कितना हमारे पास है, किस सेक्टर में कितने लोग काम कर रहे हैं, तो सिर्फ अगर आईटी सेक्टर की बात करें तो 1,30,000 लोगों की नौकरी गई है। और अमेरिका में जो ये मंदी की आहट हुई है, जो हमारा स्लो ग्रोथ रेट की बात हम लोग वहां पर कर रहे हैं कि वो धीरे धीरे मंदी में कन्वर्ट होता जा रहा है, तो अगर ये थोड़ा सा और बढ़ गया तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही एक भयानक रूप ले लेगा आईटी सेक्टर वालों को, खास करके जो हमारे आईटी सेक्टर वाले हैं या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करने वाले हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ये इंपैक्ट होगा। क्योंकि अगर इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें तो इसका भी जो प्रोग्रेस रेट है वो 0.6% से डिक्रीज हुआ है, 0.6% से डिक्रीज हुआ है। तो मतलब अगर कहीं ना कहीं एक दूसरे पर डिपेंडेंट इकोनॉमी है भाई। अगर हम लोग बात करते जब से ये ग्लोबलाइजेशन वगैरह आया है, तो एक दूसरे से सारी इकोनॉमी क्या है बेटा, कनेक्टेड है। सारी इकोनॉमी एक दूसरे से कनेक्टेड है भाई। कहीं भी कुछ होगा तो उसका इंपैक्ट हमारी इकोनॉमी के ऊपर भी होगा। तो अब वो इंपैक्ट हमारा यहां पर भी देखने को मिल रहा है, वो इंपैक्ट यहां पर भी हमारा होगा। तो कहता है ये सब एक नॉर्मल सी चीजें हैं कि कभी कभी ओवर प्रोडक्शन हो जाना या फिर इकोनॉमी में क्या होना, कमी हो जाना, भाई इंपैक्ट वहां होगा तो प्रभाव यहां पर भी होगा। और कभी कभी जो है अनएम्प्लॉयमेंट का बढ़ना, ये सब आम बात है। किसके लिए? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के लिए। भाई उनका अपना था, उन्होंने बोला भाई इन सब लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाए। कोई कुछ कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। लेकिन लोगों के लिए ये नुकसानदायक होगा या नहीं होगा? तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है, क्योंकि गवर्नमेंट भी इसमें कुछ नहीं कर सकता। गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकता भाई। गवर्नमेंट कभी ये थोड़ी नहीं बोलेगा अच्छा नहीं नहीं आप इन लोगों को नौकरी पे रखो, अभी हमें जो है टैक्स मत देना, ऐसा तो नहीं होगा। तो गवर्नमेंट का चूंकि उसमें इंटरफेयर तो हो ही नहीं सकता। तो जब गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगा तो कहीं ना कहीं मार्केट के लिए थोड़ा सा नुकसानदायक होगा कि भाई वो अपनी मर्जी से काम करेगा। नहीं हुआ था, आपने देखा होगा लॉकडाउन के टाइम में कोई ऐसी कंपनी थी जिन्होंने जूम मीटिंग बुलाई थी, और जूम मीटिंग में जितने लोगों को कनेक्ट किया गया था उन सभी को एक साथ बोला था कि आप सभी को निकाल दिया गया है। तो अब देख रहे हो कि ये हमारा किसके अंतर्गत है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के। क्या सोशलिस्ट इकोनॉमी में हुआ है कि भाई एसबीआई बैंक आज से बंद है, एसबीआई में काम करने वाले सारे स्टाफ को निकाल दिया गया? ऐसा नहीं हो सकता ना। तो गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसा नहीं होगा, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में ऐसा हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। तो ये भी उसका एक नुकसान है या नहीं है हमारे पास। वेस्टेज ऑफ मनी ऑन एडवर्टाइजमेंट, सेल, प्रमोशन एटसेट्रा। बेटा आपने कभी देखा है कि भारतीय रेल ये कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, या इंडियन पोस्ट ये कर रहा है, साथ ज्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं। लेकिन अगर सीरियल सब भी आप देखो, कहीं पर कोई अगर सीरियल में ट्विस्ट आने वाला होगा, एकदम बड़े बड़े होर्डिंग लगा देंगे, नहीं लगा देता है। क्या नाम है, अनुपमा का तलाक, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क, फिर एकदम एक तरफ ऐसे घुमा होगा अनुपमा, एक तरफ वो, और बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा देंगे। ये सब पैसा का बर्बादी नहीं है? ये सब पैसा का बर्बादी है या नहीं है? कि पहले गवर्नमेंट देखो ना, प्राइवेट इंटरप्राइज तंबाकू वाला जो है खूब तंबाकू दबा के बेच रहा है ना।
लेकिन साथ ही साथ गवर्नमेंट उसके लिए एडवर्टाइजमेंट देती है, संवैधानिक चेतावनी, मदिरापान धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है कि नहीं। और वो खास करके मूवी से पहले वो मुकेश तो आ ही जाता है कि नहीं, 21 वर्ष के थे, माउथ कैंसर हो गया, निपट लिए। तो इम्पैक्ट हो रहा है ये नहीं हो रहा है। तो भाई एडवर्टाइजमेंट पे ज्यादा से ज्यादा खर्चा करता है ये नहीं करता। आप देखिए ना, जहां भी जाएंगे, अब हम लोग प्राइवेट कोचिंग वाले हैं, तो हम लोग तो भाई सोशलिस्ट इकोनॉमी वाले हैं, लोगों बच्चों से उतना ज्यादा वसूल नहीं करते हैं, तो एडवर्टाइजमेंट उतना नहीं करते हैं। लेकिन बाकी जो ऑनलाइन कोचिंग नई नई खुली हुई है, आप देख लो उसका एडवर्टाइजमेंट, मोबाइलों ऑन करोगे तो यूट्यूब पे हर 2 मिनट के बाद एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा, नहीं आता। बहुत सारे ऐसे कोचिंग्स हैं जिसके आते हैं। तो ये सब क्या है बेटा, पैसे की बर्बादी है, ये नहीं है भाई। जितना तुम एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर रहे हो उससे अच्छा है कि उससे थोड़ा सा कम बच्चों को डिस्काउंट दे दो, काम चल जाएगा यार, सबका भला हो जाए। लेकिन नहीं होगा। और वो अगर एडवर्टाइजमेंट में उतना एक्सपेंडिचर कर रहा है तो क्या वो बच्चों से वसूल नहीं करेगा? वसूल तो यही करेगा। कौन सा अपने पिताजी की जेब से वो दे रहा है कि ना ना हम दयावान हैं इसलिए एडवर्टाइजमेंट करके खर्चा कर रहे हैं, हम तो फ्री में बच्चों को पढ़ाएंगे जी, ऐसा नहीं होता। तो जो हमारा मनी का वेस्टेज है वो एडवर्टाइजमेंट वगैरह पर, सेल्स एडवर्टाइजमेंट पर, ये हमारा ज्यादा होगा ही नहीं होगा। और इसी कंसेप्ट के बेसिस पर आगे जाकर के हम लोग पढ़ेंगे बेटा एडवर्टाइजमेंट एलास्टिसिटी। जब हम लोग डिमांड एंड सप्लाई पढ़ेंगे तो वहां पर ये कंसेप्ट आएगा एडवर्टाइजमेंट एलास्टिसिटी। फिर कहते बेटा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय क्लास कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्राइक एंड लॉकआउट्स। बेटा देखो, 2 अलग अलग मूर्त हो गए, एक को हो गया मालिकाना हक और एक के तरह से नौकर वाला व्यवहार, है ना, कि भाई मालिक अपने आप को मालिक ही समझेगा और जो उसके नीचे काम करने वाला उन सभी को नौकर की दृष्टि से देखता है। तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में ये तकरार बढ़ता रहता ही नहीं। और पुरानी मूवी वगैरह देख लो, मिलों का बंद होना, हड़ताल होना, कभी कभी तो फूंक देना। एक घटना है 2009-10 के आसपास की बात है, मारुति सुजुकी नाम की कंपनी को सुना होगा, कार जो बनाती थी। उसमें क्या हुआ था कि स्ट्राइक हो गया था लेबर्स यूनियन का, तो मैनेजर गया था समझाने के लिए, मैनेजर को जिंदा फूंक दिया था, फूंक दिया, आग लगा दिया, जला दिया। अब सोच के देखो, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है तभी ना, सोशलिस्ट में ऐसा चलेगा क्या? नहीं ना, ऐसा तो नहीं कि सरकार को फूंक दो नहीं है। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा यहां पर देखने को मिलती है, क्योंकि दोनों में कहीं ना कहीं, चाहे बातों का हो, पैसों के ऊपर हो, या वर्किंग आवर्स को लेकर के हो, वर्क मैनेजमेंट को लेकर के, कहीं ना कहीं दोनों में क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है, दोनों में कहीं ना कहीं वो डिस्प्यूट होता है। और जिसका कारण होता है हड़ताल होना, तालाबंदी हो जाना, मारपीट हो जाना, ये सब आम बातें हैं। तो ये भी एक थोड़ा सा नुकसानदायक है। आप देखना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि कर्मचारी हड़ताल कर सकता है, उग्र नहीं होगा, मारपीट वाला नहीं होगा सिचुएशन। लेकिन अगर गवर्नमेंट एक बस नोटिस निकाल देती कि कल से जो अपने काम पर नहीं लौटे जाएंगे सबको सस्पेंड किया जाएगा, अगले दिन सब काम पर, नहीं होता। लेकिन प्राइवेट इंटरप्राइज में ऐसा बोल के देखें, बोले अरे हमारा नौकरी से निकालेगा तू, रे फूक दे, जो होगा देखा जाएगा, नहीं होता। मिलों में आग लगा देना, फैक्ट्रियों को जला देना, ये सब आम बातें हो जाती हैं। तो ये थोड़ा सा हमारा वहां पर डिमेरिट्स है, क्योंकि ऑनर और जो वहां के वर्कर्स हैं उनके बीच कहीं ना कहीं इन सब बातों को लेकर के कन्फ्लिक्ट होगा, इन सब बातों को लेकर के डिस्प्यूट होगा। फिर कहता बेटा रिसोर्सेज यूज्ड फॉर लग्जरियस प्रोडक्टिव रिसोर्सेज आर मिसयूज्ड। देखो बेटा, आप कभी भी प्राइवेट जॉब की तरफ देखो। अब जैसे हम ही लोग हैं प्राइवेट जॉब में, अभी सुबह 9 से 11 पढ़ाएंगे, फिर आराम से दिन भर स्वास्थ्य लेंगे, स्वास्थ्य लाभ लेंगे, फिर आराम से 3 बजे पढ़ाने के लिए 3:15 बजे जाएंगे, 4:30 बजे तक पढ़ाएंगे और फिर स्वास्थ्य लाभ लेंगे। ऐसा है। तो अगर हमारे पास वर्किंग इफिशिएंसी उतनी है या हमारे पास वर्क इतनी है, तो कहीं ना कहीं हम लेजर को प्रीफर कर रहे हैं, नहीं कर रहे। उसके बाद अब देखो बाकी टीचर्स जो है बेचारे बिना चेयर के पढ़ा रहे हैं, हम बैठ के स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, तो ये भी एक अंतर हो गया। या कहीं ना कहीं पर ऐसी होती है भैया सैलरी इतना चाहिए, नहीं तो हम कल से नहीं पढ़ाएंगे,
मेरा तो 5,000 है, मैं ऐसे एग्जाम्पल ले रहा हूं। मेरा तो 5,000 फिक्स है पर मंथ। हाँ, ज्यादा कमाना ही नहीं है। नहीं बेटा, 5,000 कमाओ, स्वास्थ्य लाभ लो। चल, तो अब क्या होगा? अगर प्राइवेट इंटरप्राइज की बात कर रहे हैं आप लोग, प्राइवेट स्कूल की बात करो या इंस्टीट्यूट की बात करो, यहां पर आते समय बैठने का सुविधा बढ़िया से है या नहीं, एसी प्रॉपर कूलिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, सर प्रोजेक्टर पे सही से दिखाई नहीं दे रहा है, धुंधला लग रहा है, नया लगवाओ नहीं तो कल से नहीं आएंगे, इस सब तरीके की बात होती है ना। सरकारी स्कूल में आज जो मास्टर एकदम श्याम पट पर जो है ना घिस रहा है, श्याम पट का मतलब ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड और व्हाइट चौक, कुछ जो बोलता है लोग क्या नहीं। और हमारे बिहार में तो और ज्यादा खुशी की बात है, ये बेंच वगैरह होता नहीं, नीचे बैठो मस्त रहो। बहुत जगह अभी भी ऐसी सुविधाएं हैं, है कि नहीं? जब से थोड़ा सा टीचर टाइट हुआ है तब से सारे टीचर सरकार को गालियां दे रहे हैं। हाँ, और इस बार वोट तक नहीं दिया था, बोला था हम लोग अगर देंगे तो आरजेडी को देंगे, नहीं तो नोटा पे दे देंगे मंजूर, नीतीश को नहीं देंगे। ऐसे कोई काम करवाता है बताओ? लेजर प्रेफरेंस। क्योंकि पहले हम देखते थे अपने घर में ही, हमारे घर में ही 4-4 गवर्नमेंट टीचर है, देखते थे आराम से, सप्ताह में एक दिन किसी दिन जाना, जितने दिन का अटेंडेंस छूटा हुआ है साइन करके आराम से आ जाना, हर महीने में सैलरी प्राप्त करना। लेकिन अब क्या हो रहा है? सप्ताह के 6 दिन जाना पड़ रहा है, सुबह सुबह जाना पड़ रहा है, शाम तक रहना पड़ रहा है। तो आदतें थोड़ी सी खराब हो गई। यहां पर भी यही है कि कहीं ना कहीं जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है उसका क्या करेगा, लोग मिसयूज करेगा ही नहीं। अब जैसे देखो ना, नीचे मैं केबिन में हमेशा बैठा रहता हूं, या तो हमारा भोजन चल रहा होता है या स्वास्थ्य लाभ चल रहा होता है। अब अगर सरकारी स्कूल रहता तो वहां भी एक क्लास लग चुका होता या नहीं लग चुका होता? अरे हो जाता वहां पर। तो जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज है उसका हम नए नए उपयोग कर सकते हैं, बट कहीं ना कहीं वो अपनी लेजर के कारण, अपनी सहूलियत के कारण उसका थोड़ा सा क्या करते हैं हम लोग बेटा, वेस्टेज करते हैं। आप देखो बाहर इतना बड़ा रिसेप्शन है, क्या जरूरत है इतना बड़ा रिसेप्शन का, है कि नहीं? एगो छोटका टेबल, एगो कुर्सी लगा के बैठो और काम करते रहो, वो उसकी भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी करना पड़ रहा है, नहीं करना पड़। प्राइवेट स्कूल्स वगैरह आप जाते होंगे एडमिशन के लिए, देखते हो ना एकदम नीचल का फ्लोर तो मान के चलो कि पूरा का पूरा रिसेप्शन ही रहता है या बैठने का एरिया रहता है, का वो फ्री में दे रहा है, स्कूल का फीस भी उतना ही निचोड़ रहा है। बताओ, यहाँ पर जितना मैं अपनी बिटिया का 1 महीने का फीस देता हूँ, इतने में मुझे याद है कि मैंने कम से कम 8, 9, 10, 11, 12 सब पढ़ लिया होगा। हाँ, पूरे साल का फी था 96 रुपया सरकारी स्कूल में, पूरे 1 साल का 96 रुपीज था फीस, वो भी डेवलपमेंट चार्जेस के नाम पे स्कूल लेता था। तो उतना हम लोग एक आध बेंच तोड़ के पैसा वसूल कर लेते थे, वो अलग बात है। क्योंकि जिस दिन स्कूल की 10th में जब निकले थे स्कूल से, तो उस क्लास का मैक्सिमम 50% से ज्यादा बेंच का सहूलियत नहीं छोड़े थे, सबको तोड़ ताड़ के निकले थे। इसी तरह कॉलेज में गए थे तो 12th में सब झाड़ झूड़ के निकले थे, कोई दिक्कत नहीं था। नहीं कुछ तो चलो खिड़की का शीशे फोड़ दो, पैसा लिया है भाई, छोड़ेंगे के? तो 96 रुपीज, और यहाँ पे देखो 6,000 7,000 मिनिमम पर मंथ जा रहा है, तो उतने में हमने पूरा साल पढ़ लिया था। तो यही अंतर होता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होगा, क्योंकि उसका कोई उपयोग नहीं है, दिखाने के काम आ रहा है ना भाई। रिसेप्शन एरिया है, आपने सिटिंग एरिया बैठा रखा है, वेटिंग एरिया बैठा रखा है, वो किस काम का भाई? इससे अच्छा जो है फीस थोड़ी सी कम करो, वहां भी क्लासरूम बनवा लो, कौन मना कर रहा है? लेकिन ना भैया, दिखाने के भी तो काम आएगा, तभी तो माल मिलेगा, है कि नहीं? स्कूल का बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना ले, हम लोग तो झोपड़िया वाले स्कूल में पढ़े हैं, फूस का बना हुआ था, लेकिन पढ़े हैं भाई। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ ना कुछ उसका रिसोर्सेज जो भी हमारे पास है उसका मिसयूज होगा। किसके अंतर्गत? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। फिर उसके बाद कहता है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ मोनोपोलीज। ये तो सबसे ज्यादा खतरनाक है भाई। हर किसी के माइंड में ये जरूर रहेगा कि हमें अपना वर्चस्व बनाना है। आज जैसे टेलीकॉम सेक्टर की बात कर रहा हूं, आपने देखा होगा भी हाल फिलहाल में जियो ने अपना रेट बनाया,
अब सबने कम ये करना शुरू किया कि देखो अपनी बेटे की शादी करी तो जियो ने रेट बढ़ाया। एयरटेल वाले ने कौन सी बेटे की शादी करी भाई? है वोडाफोन आइडिया ने कौन सी, लेकिन बढ़ाया तो सबने है। अब क्या कर रहा है, जब कम संस्थान होते हैं ना तो ये आपस में मिल के ना मोनोपोली क्रिएट कर लेते हैं। मैं एक बार पढ़ाऊंगा मैं बाद में सीसीआई के बारे में, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, वो इस चीजों पे नजर रखता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये आपस में इंटरनल मैनेजमेंट के अंतर्गत कहीं ना कहीं ये मोनोपोली क्रिएट करेगा। और मोनोपोली क्रिएट अगर करेगा तो कस्टमर को नुकसान होगा या नहीं होगा? भाई आज आप ऐसे तो नहीं बोल सकते कि हम जो है आज से फोन यूज करना ही छोड़ देंगे, क्योंकि हमारी ये मजबूरी बन चुकी है, आदत बन चुकी है। तब हमारे बीच में आते हैं बीएसएनएल भाई साहब, 147 रुपया पूरे महीने, अनलिमिटेड कॉल और 2 GB डेली डाटा यूज करो, कितना कर सकते हैं। अभी चल रहा है, आप अगर चाहें तो दिल्ली में भी एमटीएनएल का ले सकते हैं। यहाँ बीएसएनएल नहीं होता, यहाँ एमटीएनएल होता है, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। बीएसएनएल होता है 4 को छोड़कर, दिल्ली मुंबई कोलकाता चेन्नई को छोड़कर बाकी जगह बीएसएनएल बोलते हैं, भारत संचार निगम लिमिटेड। और यहाँ पर इसको बोला जाता है एमटीएनएल। आप चाहें तो ले सकते हैं सुविधा, जितना में 1 महीने का रिचार्ज करते हैं इतने में 2 महीने काम चलेगा। फायदा है, नेटवर्क भी रहता है भाई, ऐसा नहीं है। और उसकी सरकारी कंपनी है, उसके काम भी जो है धीरे धीरे मजबूत कर रहा है। नहीं ले रहे हैं, नहीं, अब धीरे धीरे काम उस पर भी चल रहा है। अब तो 5G भी स्टार्ट कर दिया उसने, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है, अब आपस में मोनोपोली क्रिएट कर रहा है, नहीं कर रहा है। और मोनोपोली क्रिएट करेगा तो जब हम मार्केट पर आएंगे तो मोनोपोली में वहां पे बताएंगे। यहां पर सबसे मेन डिफरेंस जो होता है ना, वो होता है प्राइस डिफरेंशिएशन का। भाई कीमत ही अलग कर देगा, तुम क्या कर लोगे भाई? कहां पर महीना 28 दिन का होता है टेलीकॉम कम्युनिकेशन को छोड़ करके? कहीं पर महीना 28 दिन का होता है क्या? 30 दिन का होता है। 1 महीने का मतलब क्या होता है? 30 दिन का। लेकिन ये लोग साल को 13 महीने में कन्वर्ट करता है, करता ही नहीं करता। तो यही उनका आदत है। तो भाई ये कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, मोनोपोली क्रिएट कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो वो चीजें थोड़ा सा क्या होता है, नुकसानदायक, हमारे ह्यूमन वेलफेयर के अनुसार जो है ये थोड़ा सा नुकसानदायक होता है। तो इसलिए इसको किसके अंतर्गत रखा गया? डिमेरिट। कहता है इनसिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये तो ऊपर ही समझा दिया था, कब किसको निकाल दे कोई जानता है क्या? नहीं है। आप कितना भी अच्छा काम कर लें, फिर भी रात में जब सोने के लिए जाए तो माइंड में टेंशन रहेगा, पता नहीं कल हम हैं या नहीं है। क्योंकि फिर क्या पता जूम मीटिंग का लिंक आए कि सभी 8 बजे कनेक्ट होइए, और फिर आराम से कनेक्ट होने के बाद बोले आप सभी जितने लोग इसमें ज्वाइन हैं, इन सभी से मैं एक बात बोलना चाहता हूं, कल से आप हमारे टीम के मेंबर नहीं है। बात को आता हूं। तो कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी होगा, ये नहीं होगा? हाँ, मुंडी तोड़ दे बेटा, ठीक है। कहीं ना कहीं क्या होगा, इनसिक्योरिटी होगा। तो ये भी हमारा किसके अंतर्गत आएगा बेटा? डिमेरिट। तो ये समझ गए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मेरिट्स और डिमेरिट। इसमें आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, इसको एक बार रीड खाली कर लेना, इसको एक बार रीड कर लेना ताकि काम चल जाए, ठीक है। लिखना तो है ये है ना, उसमें हम मना थोड़ी ना करेंगे। अब लिखो, हेडिंग दे देना मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ इकोनॉमी, और फिर पहला लिखना कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, और एक तरफ मेरिट्स एक तरफ डिमेरिट्स लिख लेना। हेडिंग ना, मैं यहां हेडिंग लिख दे रहा हूं। ठीक है, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ डिफरेंट इकोनॉमी। सबसे पहला कौन सा? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो उसके नीचे लिख लेना ये अपना।
हाँ, सोशलिस्ट में तो देखो गवर्नमेंट जो करेगी, तो गवर्नमेंट के लिए तो अलग अलग पॉलिसी आती है। तो मिक्स्ड में तो गवर्नमेंट का ही मेन चलता है ना। कैपिटलिस्ट वाला तो आ ही गया कैपिटल के अंतर्गत, और जो सेकंड है वो तो गवर्नमेंट के अनुसार देखेगा। तो उसमें सारा हम रिसोर्स भाया गवर्नमेंट पॉलिसी करते, तो अब अलग अलग पॉलिसी तो यहाँ पे संभव है नहीं बताना। तो वो हम लोग मैक्रो में जब गवर्नमेंट पॉलिसी के बारे में थोड़ा सा देखेंगे ना, तब लिखेंगे हम लोग। उसके लिए अलग अलग चीजें बनी हुई है ना। बातचीत नहीं, लिखने पे कंसंट्रेट करो जल्दी। कौन सा एडवर्टाइजमेंट इलास्टिसिटी बेटा? अच्छा, एच आई जी, एम आई जी, एल आई जी, मतलब हायर इनकम वाले, लोअर इनकम वाले, मिडिल इनकम, मतलब इनकम वाइज हमने सोसाइटी को बांट दी ना, वो लिखा है हमने। वो है एल आई जी बेटा, लोअर इनकम वाले। हाँ, तो वही हुआ ना, ये लोगों को एक रूप में बांट दिया गया ना।
हो गया, हो रहा है, हो रहा है। हाँ चलो कोई नहीं, आज खत्म हो ही जाएगा, कितना आराम आराम से करेंगे, आज हो जाएगा। क्योंकि स्कोप में ज्यादा पढ़ाना नहीं है, वो तो सारे चैप्टर जितने आगे पढ़ रहे हैं वो सारे स्कोप ही हैं। हो गया, हो गया, लिखो लिखो जल्दी। कितने बच्चों ने पहला चैप्टर का क्वेश्चन घर पे किया था, ईमानदारी से बताना। नहीं, मैंने पीडीएफ वाला पहले बोला था ना करना। मैंने ग्रुप में पीडीएफ भेजा है, कल भी भेजा है मैंने। चलो हो गया, हाथ नीचे कर लो। क्या क्रैकर्स हैं? मैं जो दे रहा हूँ पहले दीदी वो कर लो। मैंने तो पहले ही मना करा, बाहर से कोई भी बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। क्या फाइल्स में जाना ना, सबसे ऊपर ही आ जाएगा। कब भेजा? अभी भेज, मैं लिंक भेज दे रहा हूँ। प्रिंट आउट करवा ले बेटा उसका, प्रिंट आउट करवा ले। 2200 क्वेश्चन है उसमें, प्रिंट आउट करवा लो। हाँ ये भी डाल देता हूँ। चलो हो गया यहाँ तक। वो मैं 1-2 दिन में बना के दे दूंगा ग्रुप में। चलिए हो गया यहाँ तक। आ गया है मैसेज। चलो बेटा, अब सोशलिस्ट इकोनॉमी के बारे में बात कर लें। हटा दो ये। जरा एक बार पढ़ के देखो बेटा, क्या यही सब सारी चीजें हम लोग बैठ चुके हैं?
पहले का शॉर्ट में नाम लिख दिया इनकम इक्वलिटी। क्या कह रहा है? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और इनकम एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल हेल्प टू मेंटेन सोशल जस्टिस। क्योंकि भाई गवर्नमेंट का तो यही काम ही होता है कि भाई एक सेक्टर में काम करने वाले सभी लोगों की क्या होती थी, बराबर होती थी ना, इसलिए वहां पर हमने इनकम इक्वलिटी शब्द लगाया। तो जब सबको बराबर नजरिए से देखा जाएगा, बराबर इनकम होगा, तो कोई भेदभाव वाली बात होगी क्या? इट इंश्योर द मैक्सिमम प्रोडक्शन। भाई हमेशा कोशिश गवर्नमेंट की क्या होती है कि भाई जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसका क्या बेहतरीन से बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके ऊपर जोर होगा। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हो गया। इट इज प्लान्ड इकोनॉमी, इसका हमने नाम ही लिखा था, कमांड इकोनॉमी, कम्युनिस्ट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी या प्लान्ड इकोनॉमी, ये सारे नाम ही लिख दिया था हमने। वेस्ट अवॉइडेड थ्रू इकोनॉमिक प्लानिंग, अगर कहीं पर वेस्टेज वगैरह की बात आती है तो गवर्नमेंट नई नई पॉलिसी, नई नई प्लानिंग करती है, नहीं करती, ताकि उसका क्या कर सके, बेहतर इस्तेमाल कर सके। इन प्लान्ड इकोनॉमी अनएम्प्लॉयमेंट इज मिनिमाइज्ड, बिजनेस फ्लक्चुएशन आर एलिमिनेटेड एंड स्टेबिलिटी इज ब्रॉट अबाउट एंड मेंटेन। भाई गवर्नमेंट का मेन काम किस के ऊपर होता है बेटा? कि अनएम्प्लॉयमेंट को कम से कम किया जाए। जो बिजनेस में उतार चढ़ाव की बात करेंगे, क्या गवर्नमेंट सेक्टर में इतना ज्यादा होता है क्या? तो उसको खत्म करने की बात आएगी या नहीं आएगी? और लोगों के माइंड में कहीं ना कहीं पर क्या होगा, स्टेबिलिटी की बात आएगी ना। जैसे प्राइवेट में क्या था कि कभी भी उसको फाइट किया जा सकता है, लेकिन यहां पर ऐसी बातें होंगी क्या? नहीं होंगी। आप देखते हो कि कभी कभी कोई अगर दिक्कत भी आ जाता है तो पहले क्या करेगा, सस्पेंड करेगा, डायरेक्ट उसको अपनी नौकरी से निकालेगा नहीं। भाई जांच पड़ताल करने के बाद तब ना कोई डिसीजन लिया जाता है। लेकिन प्राइवेट में ऐसा है क्या, भैया कल से मत करना काम, बात खत्म है, यही होता ही नहीं होता। तो गवर्नमेंट में ये थोड़ा सा एक अच्छा बात है या नहीं है? कोऑपरेटिव मेंटेलिटी एंड अवॉइड्स क्लास वार ड्यू टू एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट। जाओ कभी सरकारी बैंकों वगैरह में, देखना है एकदम सेठ जी और नीचे सभी लेवल एकदम खैनी खा रहा है, मस्त झूम रहा है, कोनो दिक्कतें नहीं है। क्योंकि यहाँ पर ऐसा भी नहीं कि हम कंपटीशन करेंगे तो बहुत आगे बढ़ जाएंगे और तुम नहीं करोगे, तो यहाँ पर सब मिलजुल के आराम से काम कर रहा है, भाईचारे के साथ रह रहा है, कोई सीनियर और जूनियर वाली ऐसी बातें नहीं होती है कि नहीं? फिर उसके बाद कहता है बेटा इंश्योर राइट टू वर्क एंड मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ। बेटा कभी गवर्नमेंट क्वार्टर वगैरह जाके देखो, सबका क्वार्टर एक ही जैसा होता है, कोई भेदभाव होता है क्या? भाई जो बेसिक नीड्स की चीजें हैं, जो बेसिक आवश्यकता है, वो सबके लिए मुहैया कराई जाएंगी या नहीं कराई जाएंगी? द लेबरर्स एंड कंज्यूमर्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन बाय द एम्प्लॉयर एंड मोनोपोलीज रिस्पेक्टिवली। भाई एक वो बताओ, जब सारा सरकार के हाथ में है तो यहां पर कोई सीनियर जूनियर वाली बात ही नहीं है, कोई मालिक और नौकर वाली बात ही नहीं है। तो कभी भी सीनियर जो है वो जूनियर को दबाने की कोशिश कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। और मोनोपोली की तो बात ही नहीं हो सकती, क्योंकि गवर्नमेंट का फुल एंड इफिशिएंट कंट्रोल होगा, 100% कंट्रोल होगा, तो कहीं भी इस तरीके की मोनोपोली की बात ही नहीं आएगी। तो ये कहीं ना कहीं मोटिव एक ही दिखाता है कि चूंकि ये वेलफेयर मोटिव है तो सबों के साथ को लेकर के चलेगा ही नहीं चलेगा, सबको साथ लेकर के काम करेगा ही नहीं करेगा। तो ये क्या हो गया हमारा बेटा, मेरिट्स। लेकिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो यहां पर भी आएगी बेटा। कहता है प्री डोमिनेंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी, करप्शन एंड फेवरेटिज। भाई आप देखो ना, नेता अपने रिश्तेदारों को ठेके आराम से देता रहेगा, नहीं होता, अपने जान पहचान वालों को नौकरी लगाता रहेगा, भ्रष्टाचार एकदम चरम पे रहेगा। सरकारी में नहीं होता है, ये तनिक ले ला साइड से काम करवा दा, होता ही नहीं होता। तो भाई ये एक नुकसानदायक है या नहीं है?
It restricts the freedom of individuals as there is state ownership of the material means of production and state direction and control of economic activity. बेटा हमने इसी को सीधा लिखा था रिस्ट्रिक्शन ऑन कंजम्पशन, याद है? रिस्ट्रिक्शन ऑन कंजम्पशन। तो भाई लोग जो है एक बाउंडेशन के अंतर्गत एक बाउंड्री में बंध गए या नहीं गए कि इससे ज्यादा फ्रीली हम कोई काम कर भी नहीं सकते। आप जैसे देखियो ना, कभी कभी जो है आजकल बार बार देखते होंगे रील्स बनाने का जुनून तो आज पूरे भारत में ही है, पूरे भारत के छोड़ो पूरे विश्व में है। लोग मरते हैं फिर भी रील्स बनाते हैं। अब कभी कभी सरकारी पुलिस वाले सब जो हैं वो क्या करते हैं, रील्स वील्स बनाते हैं और बाद में सस्पेंड हो जाते हैं, है कि नहीं? और खास करके ये जो लेडीज पुलिस वाली हैं इनको पता नहीं आजकल का जुनून चला है, थाने में ही रील्स बनाना स्टार्ट और बाद में सस्पेंड। आप देखना गूगल पे सर्च करके बहुत सारे ऐसे केसेस मिल जाएंगे। तो भाई कहीं ना कहीं पे ये रिस्ट्रिक्शन है ना, लेकिन प्राइवेट में है कि नहीं? आप आराम से रील्स का एकदम जितना भरमार कर सकते हो करते रहो, है कि नहीं? लोग तो ऐसे भी, ये देखिए मैं अल्ट और सी दबा रहा हूं, कंट्रोल ए दबा रहा हूं, चलता रहता है। कोई देखने वाला वहां पर ऑनर से भी ये देखता है तेरा काम हुआ या नहीं हुआ। यहाँ पर अरे तेरी इतनी आजादी की इच्छा, चल छीन लिया जाए, तो नहीं हो सकता। यहाँ पर कुछ ना कुछ वो बाउंडेशन होता है, उस बाउंड्री से बाहर आप नहीं जाते। अपनी संपत्ति का अधिकार होगा क्या बेटा? नहीं, क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड है। हमने आपको यही समझाया था कि भाई अलग अलग जगह ट्रांसफर होगा, तो हर जगह अपना बिल्डिंग खरीद लोगे क्या? नहीं खरीदोगे, क्योंकि सरकार की पैनी नजर उसके ऊपर होगी कि तुम कर क्या रहे हो। एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट अर्निंग एंड नो इंसेंटिव फॉर हार्ड वर्क। भाई काम, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, काम करो या ना करो सब बराबर है या नहीं है, पैसा उतना ही मिलेगा। तो जो काम करने वाला भी होता है वो क्या सोचता है, छोड़ो पागल कुत्ते ने काटा कि मैं ज्यादा मेहनत करूं, देखने वाला कौन है। लेकिन अगर प्राइवेट में यही होता है तो जितना ज्यादा आप काम करोगे, जितना मेहनत करोगे, तो इंसेंटिव्स वगैरह मिलेगा, प्रमोशन वगैरह मिलेगा। लेकिन उसमें कैसा कुछ है क्या? नहीं है। काहे बदमाशी कर रही है दोनों, बताओ। दीदी मैं लड़कियों को भी पीटता हूं। हाँ चल। No proper basis of allocation of resources. In the absence of such practice, the most economic allocation of resources and the efficient functioning of the economic system are impossible. बेटा हमने आपको क्या बोला था कि जो भी हम लोग यहाँ पर काम करते हैं, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करते हैं, वो वाया गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है, वाया गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ये चीजें बहुत ज्यादा है। क्या सही से काम कर पाएगा क्या? कि भाई गवर्नमेंट कितनी भी मेहनत कर ले कि भाई हम सबों के लिए ये काम कर रहे हैं, सबों के लिए बेहतर हो पाएगा, लेकिन ये संभव नहीं हो पाता। अभी आप लोगों ने देखा था ना, हाल फिलहाल न्यूज में बहुत छाया हुआ था, बिहार में एक पुल बनी थी, रोड था ही नहीं। जहां पे पुल बना है बीच खेत में पुल बना दिया, रोड का कोई पता नहीं, सिर्फ पुल बना हुआ है। अब ले ले दादा। तो भाई ऐसी चीजें यहां पर करप्शन है। आप कितना भी चाह लो, सभी का इकोनॉमिक वेलफेयर नहीं हो सकता है। भाई कभी पीएम ने खुद कहा था, पुराने वालों ने, कि भाई हम 1 रुपए तो सेंटर से भेजते हैं और लोगों के पास पहुंचता है 15 पैसा, तो 85 पैसे गए कहां पर? करप्शन की भेंट। तो क्या वेलफेयर हो पाएगा? सोशल वेलफेयर नहीं हो पाएगा। अभी भी चलो डीबीटी हुआ तो कुछ फायदा है, लेकिन अभी भी अगर आप देखिएगा कि गांव वगैरह में किसी को अगर प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना का लाभ लेना हो तो सीधा बोलेगा कि देख ले दिलवा तो देंगे, लेकिन क्योंकि अकाउंट में तो आएगा नहीं। पहले कैश में लफड़ा ज्यादा होता था, लेकिन इतना लगेगा बाद में दे देगा ना कैश, तो बता, नहीं तो फिर बाद में कैंसिल करवा के कुछ ना कुछ फंसवा देंगे पेंच, होता नहीं, क्योंकि 3 अलग अलग इंस्टॉलमेंट में आनी होती है। तो भाई करप्शन तो अभी भी है और रहेगा, क्योंकि जब तक हम नहीं बदलेंगे तब तक कैसे समाज बदल सकता है? भाई हम भी तो अपना कोई काम करने के लिए बोल देते 10 रुपए ज्यादा ले ले, तो हम कहां से उम्मीद कर सकते हैं कि जो करप्शन खत्म हो?
भाई हम लोगों को याद है कि 2008-9 में जब गैस भरवाने जाते थे ना, तो सुबह के 3 बजे घर से निकल जाते थे सिलेंडर लेकर के, आराम से साइकिल पर बांधा और लेके निकल गए, और फिर आराम से शाम के 4-5 बजे तक सिलेंडर लेके आ जाते थे। और कभी कभी तो ऐसा हुआ कि दिन भर खड़े रहे, बाद में गैस गोदाम वाला था आज गैस का गाड़ी नहीं आएगा, कल आइएगा फिर से। ऐसा बहुत हुआ, हम लोगों ने खूब झेला है। और कभी कभी तो ऐसा भी हुआ है कि गैस का डिस्ट्रीब्यूशन जो पुलिस थाने में हुआ है, एकदम लंबा लाइन लगा रहता था। क्या कर सकते हैं? तो भाई करप्शन हर जगह है, करप्शन हर जगह। तो वहां पर क्या होता था, साइड से सेटिंग 100 रुपए घर पे भिजवा देना, तो ये काम होता है थोड़ा सा। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ये प्रॉब्लम है और आगे भी रहेगा, अनवरत जारी रहेगा, क्योंकि ना हम बदलने वाले हैं तो सामने वाला बदलेगा क्यों। अब सामने वाला मान लो एक ईमानदार आ गया और उसके साथ 4 को जो है ना घूस खाने वाला हो, तो दिक्कतें फिर भी है। एक वेब सीरीज है गुल्लक, गुल्लक वेब सीरीज है, उसमें देखना मिश्रा जी को, मिश्रा जी विद्युत कर्मचारी है, बेचारे ईमानदार हैं, उसको बोला हड़ताल में शामिल हो, नहीं हुआ तो सस्पेंड करवा दिया, ले लेता था। फिर मिश्रा जी का बेटा बहुत बड़ा वाला चिरकुट नेताजी के साथ रहता था, नेताजी ने उस सीनियर को धर लिया, आके बोला माफी मांग पहले, और ज्यादा आजकल करेगा तो तुम्हें नौकरी से निकलवा देंगे। तो देख रहे करप्शन तो है, करप्शन रहेगा, कहीं ना कहीं लोग अपने पावर का गलत इस्तेमाल करेंगे करेंगे। ये किसके अंतर्गत? सोशलिस्ट में। ये किसके अंतर्गत? सोशलिस्ट में। फिर कहता बेटा स्टेट मोनोपोलीज क्रिएटेड बाय सोशलिज्म will something become uncontrollable, this will be more dangerous than the private monopolies under capitalism। यही बात अभी हमने बोला कि ये जो करप्शन वगैरह के कारण हो रहा है, लोगों का अपना जान पहचान हो रहा है, लोगों का अपना अधिकार क्षेत्र हो रहा है, इस पर क्या होगा? फिर गरीबों को वो हक मिल नहीं पाता जिसके आज देखो ना, ये आरक्षण की हम अगर बात कर रहे थे, क्यों आरक्षण जो है जातिवाद से ही होनी चाहिए? भाई गरीब तो हर फैमिली में है, हर कास्ट में गरीब है, हर धर्म में गरीब है, तो फिर आरक्षण कभी भी होनी चाहिए तो गरीबी बेस पे होनी चाहिए, क्योंकि लोग आपका काम ही क्या है? गरीबों का उत्थान। लेकिन एक तरीके से मोनोपोली क्रिएट हुआ ही नहीं हुआ। आज आप बांग्लादेश की हालत देख रहे हो, एक वही आरक्षण का चिंगारी था कि बोला 30% आरक्षण हम उसको देंगे जो फ्रीडम फाइटर था, बोला तेरी ऐसी की तैसी, ऐसा तो कर लेगा 30% आरक्षण, देख लो अब उसका नाम हो जाएगा दहकता बंगाल, बांग्लादेश। तो हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो कहीं ना कहीं ये कैपिटलिस्ट से ज्यादा खतरनाक मोनोपोली क्या होगा? यहां पर होगा। हम लोगों की तरफ भी बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो बाहुबली कहलाते हैं, है कि नहीं? हम लोगों की जगह के ही आनंद मोहन भाई साहब हैं, नाम सुना ही होगा। भारत का ऐसा कोई कोना नहीं जहां आनंद मोहन को ना जाना जाता हो। एक और चिरकुट लाल है हमारे पप्पू यादव जी, नाम सुना ही होगा। नौटंकी दिन भर करवा लो जितना करवा सकते हो, एकदम दिन भर एकदम हम लोगों के लिए ये काम कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, शाम में रंगदारी का फोन भी जाता है। भले यहाँ के लोगों को, मीडिया वालों को ना पता चले, हम लोग उस जगह से बिलोंग करते हैं, आंखों से देखा हुआ हाल है। हम लोगों के एरिया में 6 बजे शाम में 6 बजे के बाद दुकानें नहीं खुलती थी, खोल के देख ले, गोली चलना तय है। तभी तो गाना है, आइए न कभी हमारे बिहार में, मार देंगे गोली सीधे कपार में। क्यों कोई भी कंपनी नहीं जाती वहां पर? भाई यूपी में अब धीरे धीरे कंपनियां लगनी शुरू हो गई ना, बिहार अभी भी जाना चाहेगा कोई? नहीं। अभी मैं 10 दिन पहले की घटना बता रहा हूं, एक 5वीं क्लास के बच्चे ने 3री क्लास के बच्चे से लड़ाई करी, उसको डांट दिया। अब होता है कभी कि थोड़ा सीनियर है तो बदमाशी कैसे किया, अगले दिन वो अपने बैग में बंदूक लेके आया और सीधा क्लास में घुसा, ठोक दिया। वो तो बेचारे का निशाना चूक गया, पैर पे गोली लग गई। सुपौल की घटना बता रहा हूं मैं, आप गूगल पे सर्च करना। 3री क्लास के बच्चे ने 5वीं क्लास के बच्चे को क्लास में घुस के गोली मार दी कि तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे बोले। ये है हमारा एरिया। झंझन आ गया होगा ना। तो अब देख रहे हो, तो भाई सोशलिस्ट में कहीं पर भी अगर मोनोपोली क्रिएट होगा तो दिक्कतें आएंगी।
ठीक है, और कैपिटलिस्ट से ज्यादा खतरनाक होगा। कैपिटलिस्ट में तो एक चीज है कि वो सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए सोचेगा। कैपिटलिस्ट में यही दिक्कत है ना, क्योंकि हमने वहां पर शब्द यूज किया था कि प्राइस डिफरेंशिएशन, यही चीजें यूज किया था कि वो अपने लिए ज्यादा प्रॉफिट सोचेगा। लेकिन सोशलिस्ट में सिर्फ उतने पे ही नहीं ना रुकता है भाई, उतने में ही काम खत्म हो जाए तब ना, नहीं होता। देखना ना, आराम से मस्त मस्त गैंगवार चलता रहेगा, क्योंकि जब तक वो गैंगवार चलेगा तभी तक उनका नाम चलेगा। गैंगवार खत्म, नाम खत्म। हम लोगों की तरफ एक क्रिमिनल थे पप्पू देव, ठीक है, पप्पू देव नाम से एक क्रिमिनल थे, और बिहार और नेपाल में वो ज्यादा जाने जाते थे। भले ही क्रिमिनल था लेकिन गरीबों के लिए कभी जो है ना नुकसान नहीं किया, हमेशा वो भलाई किया। चाहे किसी की बेटी की शादी वगैरह हो, कुछ भी करना हो, वो हमेशा अवेलेबल रहता था पैसों के साथ, ठीक है। अभी कुछ समय पहले की बात है, अब बेचारा इन सब मोह माया से दूर हो गया, नेपाल एयरपोर्ट पे पकड़ा गया था, फिर बिहार को सौंप दिया गया, फिर आराम से जेल वेल से निकला, बोला ना अब जो है ना शांति की जिंदगी जिएंगे, जीने की शुरुआत करी। पुलिस वालों ने 2 बजे रात में चारों बगल से घेरा और गोली मार दी। और मारने वाली में कौन? लिपि सिंह। जबकि जब तक क्रिमिनल रख, किसी की हिम्मत नहीं उसको छू दे, किसी की हिम्मत नहीं थी, लेकिन जब छोड़ दिया तो मार दिया। सब राजनीति से प्रेरित, क्योंकि जब तक वो रहा ना, सहरसा में कभी पप्पू यादव का और आनंद मोहन का चला नहीं, जब से ये उभरा है, क्योंकि उसके बाद तो आनंद मोहन लगातार जेल में ही रहा, तो उनका बेटा का कभी चल नहीं पाया। तो ऐसी चीजें होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी। आप बाहर में देखो ना, यूपी में ही एक से एक बाहुबली नहीं है, अपने एरिया में दूसरे को चलने देता है क्या? नहीं चलने देता। हाँ, दिल्ली में कोई बाहुबली नहीं होता, यहाँ का एक ही डॉन पुलिस, उसी की सिर्फ चलती है, और होना भी चाहिए। सेंटर का भाई है, यहाँ पे सारे राजनयिक हैं, तो रहना तो पड़ेगा ही। तो वो चीजें होती हैं। नो फ्रीडम ऑफ चॉइस फॉर कंज्यूमर, कंज्यूमर के लिए किसी भी तरीके की कोई भी फ्रीडम है क्या यहाँ पर? नहीं, क्योंकि हमने ऊपर ही लिख दिया रिस्ट्रिक्शन ऑन कंजम्पशन, इससे ज्यादा आप कर ही नहीं सकते। प्योर सोशलिज्म इज नॉट प्रैक्टिकेबल इन टूडेज वर्ल्ड, देयर इज नो कंट्री विच इज प्योरली सोशलिस्ट। संभव नहीं है कि प्योर सोशलिस्ट, भाई हम लोग नॉर्थ कोरिया को बोल देते हैं कि सोशलिस्ट है, लेकिन प्योर सोशलिस्ट नहीं है। क्यों? वो अपनी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम नहीं करता। कोरिया से बनी हुई सामान बाहर नहीं बिकती क्या? बिकती ना। अगर प्योर के सोशलिस्ट होता तो वो बोलता है इन सब तरीके की कोई बात ही नहीं होगी। ओलंपिक में नहीं जाता क्या? सभी चीजें करते हैं। तो सोशलिस्ट है नो डाउट, लेकिन प्योर सोशलिस्ट की अगर बात करें तो ये संभव, आज के दौर में ये संभव नहीं है। तो ये भी ध्यान में रख लोगे, पक्की वाली बात। तो टेपोर बाजा काहे देखा, तो क्या हुआ? हाँ कोई बात नहीं, एक आध पेज और एक्स्ट्रा होगा। अब तो खत्म ही है, आखिरी पड़ाव पे है बेटा, जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रही है अब ये। तो क्या हुआ? चैप्टर का आखिरी जिंदगी में।
हो गया? ठीक है, लिखो लिखो। हो गया? हटा दो। ऑनलाइन वाले हो, लिख भी रहे हो या नहीं बेटा? नहीं, टाइप करके बेटा। और दे तो सकता हूँ मैं, माइक का भी ऑप्शन दे सकता हूँ, रहता है वो। लेकिन उसमें दिक्कत फिर ये होगी ना कि बार बार फिर क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी इस चक्कर में। चलिए, हो गया यहां तक?
क्या हुआ? पॉइंट नंबर बोलना। प्री डोमिनेंस है बेटा, ऑफ ब्यूरोक्रेसी। अब देखा? हो गया, जल्दी करो। किसका? इम्पॉसिबल।
हो गया। सबने नोट कर लिया यहां तक? चलिए जनाब, अब आ जाएं मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ। तो अब तो इसको बताने की जरूरत तो है नहीं, मिक्स्ड इकोनॉमी ऊपर में जो हमने कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट में लिखा है उसी का तो मिलान कर देना है। नोट कर लीजिए खाली इसको। इसमें दोनों आ जाएगा, कैपिटलिस्ट का भी और सोशलिस्ट का भी। तो कुछ कुछ टर्म्स दोनों के लिख लो। कौन सा बेटा? जो अमीरी और गरीबी वाली है ना, उसकी बात कर रहे हैं। तो इनइक्वलिटी जैसे ही खत्म करेंगे तो ऑटोमेटिक ये हायर क्लास लोअर क्लास मिडिल क्लास वाला पंगा ही खत्म हो जाएगा। हाँ,
हो गया बेटा मेरिट्स? कौन सा नंबर? 3 नंबर। रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म कैपिटलिस्ट में तो यही चीज हमने बताया था, वो वहां के लिए फायदेमंद था ना, क्योंकि कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे ना बेटा। तो मिक्स में तो दोनों आएगा, तो कुछ चीजें कैपिटलिस्ट का, क्योंकि हमने आपको मिक्स के लिए क्या बताया था कि मेरिट्स ऑफ बोथ कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट, तो कुछ चीजें कैपिटलिस्ट का और कुछ हमारा सोशलिस्ट वाला यहां पे आ गया। कंज्यूमर के डिमांड एंड सप्लाई को फुलफिल करने के लिए प्राइस का होना जरूरी है ना, कि भाई एवरेज प्राइस रखनी चाहिए, ज्यादा नहीं रखनी। मोटिव प्राइस का होगा लेकिन कंज्यूमर के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। हो गया, बाकियों को भी लिख लेने दे। और भाई रक्षाबंधन में कौन कौन घर जा रहा है इसमें? कोई भी नहीं? अच्छा दिल्ली में ही घर है, दिक्कत यही है ना। तो कितने बच्चे का प्रॉपर घर जो है माता पिता दिल्ली में ही रहते हैं? कम ही तो है। और बाहर वाले कितने लोग हैं? चलो ठीक। क्या हुआ? अब बिहार एक दिन में जाके तो आ नहीं सकता, मंडे को स्वास्थ्य लाभ रहेगा ही, मंडे को कोई क्लास है ही नहीं। जा रहा हूँ 2 दिन जयपुर घूम के आऊंगा आराम से, सैटरडे को पढ़ा के निकल जाऊंगा, अब मंडे के रात में आ जाऊंगा। और पार्टनर कहाँ रह गया आज तुम्हारा? पार्टनर कहाँ चला गया आज? छुट्टी मार गया? मेरिट्स हो गया बच्चों? कौन सा बेटा वर्ड? अच्छा, कि बेटा वो कुछ कंपनियां ऐसी होती जिसको गवर्नमेंट की तरफ से जो फेवर किया जाता है ना, उसी को बोला जाता है। हाँ, क्या नेपोटिज्म तो वो हो गया ना, कि बाबूजी ये हैं तो बच्चों के लिए वो प्रोटेक्ट करेंगे, इन सब चीजों के बाद ये बॉलीवुड में ज्यादा चलता है। गवर्नमेंट में देखो ना, गांधी, वहाँ नेहरू जी थे तो इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी से तो फिर राजीव गांधी, राजीव गांधी के बाद फिर अब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, तो ये सब क्या होता है? नेपोटिज्म के अंतर्गत आते हैं। जो कहते हैं ना कि वंशागत के अंतर्गत जो चला आ जाए उसको नेपोटिज्म कहते हैं। फेवरेटिज्म तो हो गया कि जो फेवर में रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद ऑफिशियली में हो गया कि इसी तरीके से ऑफिस में भी देखते हैं कि कुछ लोग आपस के फेवरेबल होते हैं, उसके बेसिस पे बात होती है। ये सब नॉर्मल वर्ड है, कोई ऐसा नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट में भी और कैपिटलिस्ट में भी, क्योंकि मिक्स में तो दोनों है ना, तो दोनों की बात यहाँ लिखी गई।
हो गया। एक मूवी देखा है सूर्यवंशम? क्या करे बेटा, जिंदगी में वही काम ही है। सूर्यवंशम मूवी देखा है? सूर्यवंशम मूवी में एक जगह पर सीन आती है कि उसकी जो बहू है वो अपने ऑफिस में बैठी हुई है और बाहर ठाकुर साहब आते हैं। तो जब ठाकुर साहब जाते हैं तो मैडम जी अपने चेयर से उठ के प्रणाम करती है, नहीं करती? भाई किसी भी बहाने से करें। उसी तरीके से एक और सीन आता है जब वो लड़की को बंद कर देता है हाजत में, हाजत का मतलब थाने के अंदर बंद कर देता है। ठाकुर साहब जब जाते हैं तो नियम और कानून पढ़ाते हैं। वो अपने सीनियर को फोन करता है तो सीनियर क्या बोलते हैं? तुम्हारे सामने जो बैठा है वो अपने आप में एक कानून है। तो देख रहे ना, अपने पावर का इन्फ्लुएंस किया या नहीं किया? यही है हमारा रेटिट्यूड। ठीक है, नौकरशाही, सोने की चम्मच लेकर के पैदा होना। चलिए हो गया, पर मजा फिर भी ना आवेगा। चलिए अब आखिरी देख लेते हैं हम लोग, स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। हो गया यहां तक? हटाओ। अरे बताओ बेटा, हटा दें? चलिए बेटा, स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। देखो बेटा, सबसे पहला शब्द क्या यूज किया जा रहा है? माइक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाइड टू ऑपरेशनल और इंटरनल इश्यूज। तो इसका मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी अप्लाई होगा, और साथ ही साथ क्या मैक्रो इकोनॉमिक्स में नहीं होगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाई टू इन्वायरमेंटल और एक्सटर्नल इशू। तो जहां पर इंडिविजुअल्स इशू को देखा जाए, इंटरनल इशू, भाई कोई ऑर्गेनाइजेशन है, अब ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत भी तो बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी बेसिस होती है। तो अगर उसको सॉल्व करने की बात आएगी तो वो किसके अंतर्गत आ जाएगा बेटा? हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत, जिसमें हम लोग बात करेंगे किसकी? डिमांड एनालिसिस, डिमांड फोरकास्टिंग, कॉस्ट एनालिसिस, प्रोडक्शन एनालिसिस, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइस पॉलिसीज, रिसोर्सेज एलोकेशंस, प्रॉफिट एनालिसिस, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी एनालिसिस, या थ्योरी ऑफ कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। ये सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत डिसाइड होगी ना भाई। हमारा क्या डिमांड होगा, नहीं होगा, उसके बेसिस पर हम गुड्स बनाएंगे। फिर हमें कितना गुड्स बनाना चाहिए, भाई मार्केट में हमारी क्या डिमांड होगी, उन सब के बारे में ऑर्गेनाइजेशन पता करेगा अपने लिए। फिर उसके बाद गुड्स बनाएंगे तो उसका क्या कॉस्ट वगैरह होना चाहिए, कैसे हम उसका प्रोडक्शन करें, हमारे पास कितना आउटपुट है, नहीं है, क्या हमारे पास इन्वेंट्री है, नहीं है, वो सारा का सारा कहाँ देखेगा? इंटरनल। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत जितने भी काम देखे जाते हैं वो सारे के सारे किसके अंतर्गत आएंगे बेटा? माइक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस के अंतर्गत आएंगे। किसके अंतर्गत आएंगे? माइक्रो। तो ये अधिकार क्षेत्र किसके अंतर्गत आएगा बेटा? स्कोप के अंतर्गत, और इसमें कौन सा? माइक्रो। तो चलिए हेडिंग दीजिए, द स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स may be discussed under two heads। इसमें ज्यादा आपको लिखना नहीं है, इस बात को ध्यान रखना, सिर्फ नाम लिखना है और कुछ नहीं लिखना। हाँ, ऊपर वाला लिखना है, और बाकी मैं सिर्फ नाम की बात कर रहा हूँ, बाकी चीजें मैं हटा दे रहा हूँ ताकि आप लोग भी ध्यान ना रखना। हाँ
क्योंकि ये तो हम लोगों ने बिजनेस टूल्स में भी ये नाम लिख दिया था ना, और मैंने बोला था ना यही सारी क्षेत्र है जहां पर हमारा क्या होता है, बिजनेस इकोनॉमिक्स को लेवल, और हर एक चीज पे, चाहे हम बेसिक लेवल पे बात करें या पूरे वर्ल्ड लेवल पे बात करें, हर एक चीज को हमें क्या करना होगा, बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंतर्गत देखना होगा। यहां तक हो जाएगा तो बता देना बेटा। हो गया यहां तक? हाँ हाँ, बस अब ओवर हो चुका। मुश्किल से वही लिखने में आप लोगों को जो टाइम लगे, क्योंकि समझाने वाली इसमें कोई बात ही नहीं, ये सारे टॉपिक हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब डिमांड एनालिसिस को पढ़ाने लग जाएं तो डिमांड के ऊपर तो हमको 14 क्लास लगेंगे, 28 घंटे लगेंगे, तब थोड़ी ना बताएंगे अभी हम डिमांड क्या होता है। आराम आराम से पढ़ेंगे आगे, ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं हम लोग। कुछ डिमांड में पढ़ेंगे, कुछ प्रोडक्शन में पढ़ेंगे, कुछ मार्केट में पढ़ेंगे, कुछ नेशनल इनकम में पढ़ेंगे, कुछ हम लोग पब्लिक फाइनेंस में पढ़ेंगे, कुछ मनी सप्लाई में पढ़ेंगे, कुछ इंटरनेशनल ट्रेड में पढ़ेंगे, सारे आगे कवर अप होंगे। हो गया बच्चों? हाँ हाँ, लिखना नहीं है, दो ही ऊपर में तो दो ही हेड तो बताया मैंने, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स का हेड और एक मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ये हो गया बेटा यहां तक?
देख रहे हो, ये सारी चीजें हम लोग इसके अंतर्गत देखेंगे। जनरल ट्रेंड इन नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट, प्राइसेस, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज, जिसमें इंडस्ट्रियल पॉलिसीज की बात करेंगे, कंपटीशन पॉलिसी, मॉनेटरी, फिस्कल, प्राइस पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ग्लोबलाइजेशन, यही सब नाम अभी हम लोगों ने लिया था कि आगे चल के ये सारे का सारा हम लोग पढ़ेंगे। तो ये किसके अंतर्गत आएगा भाई? 2020 में जो लॉकडाउन हुआ था, क्या उसका इम्पैक्ट किसी एक सेक्टर के ऊपर पड़ा होगा या किसी एक फर्म के ऊपर पड़ा था? नहीं ना, पूरी की पूरी इकोनॉमी पे पड़ा था ही नहीं पड़ा था। तो ये हमारा किसके क्षेत्र के अंतर्गत आएगा बेटा? हमारा एक्सटर्नल इम्पैक्ट के अंतर्गत ना। तो जहां कहीं भी हम लोग एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की बात करेंगे वो हमारा किसके अंतर्गत आएगा बेटा? मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसीज के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स इसलिए हमने शुरुआत में क्या बताया था कि हर जगह अप्लीकेबल है, हर जगह पर अप्लीकेबल है। तभी तो थ्योरी और प्रैक्टिस के बीच में डिफरेंस देखना पड़ रहा था ना, कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो हर जगह पर हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स अप्लाई है, तो वही चीजें हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो इंडिविजुअल बेसिस पे भी होगा और पूरे के पूरे इकोनॉमी बेसिस के ऊपर भी हमारा होगा। जल्दी से नोट कर लो इसको। हाँ, सारे एग्जाम्पल ही ना, जैसे वहां पे नाम लिखा था ना, वो सारे नाम यहाँ पर भी है इसी तरीके से। खाली फर्स्ट लाइन मत लिखना, टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, वो तो हम सभी जानते हैं, कैपिटलिस्ट, सोशलिज्म हर जगह अप्लाई होगा ना। अब बीच में कभी एक एक्स्ट्रा क्लास लूंगा इसका, जिसमें सिर्फ एक छोटी सी बात करेंगे हम लोग इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में। ठीक है, कभी एक क्लास लेंगे इस तरीके से 1-1.5 घंटे की। तो उससे भी रिलेटेड ना एक क्वेश्चन कभी कभी यहाँ आ जाता है, वो टॉपिक है नहीं, पहले बीसीके के अंतर्गत होता था, लेकिन यहाँ चूंकि बीच में एक आध वर्ड ऐसा दे रखा है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, तो उसको मैं अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा। इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। कितना पेज आगे बढ़ गया उससे? जिन्होंने 5-6 छोड़ा था, कितना आगे बढ़ गया उससे? 3 पेज बढ़ गया आगे, 1 पेज। चलो कोई बात। एक्स्ट्रा 6 पेज? ऐसे कैसे हो सकता है, इतना भी तो न ज्यादा लिखवा दिया। हाँ ये भी। हाँ, फोर्थ में द जनरल ट्रेंड्स इन नेशनल इनकम। हाँ, ट्रेंड लिखा बेटा, TRENDS।
किस तरीके का पैटर्न है, किस तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहा है। जैसे हम लोग ग्रोथ रेट निकालते हैं तो बढ़ता है, कम होता है, सब कुछ होता है ना, तो वो तो नेशनल इनकम में पढ़ाएंगे उसके ट्रेंड को। जीडीपी डिफ्लेटर वगैरह आता है ना बेटा, वो इसीलिए आता है। हो गया सबका? नहीं हुआ अभी? चलो, और यहां तक लिखने के बाद लिख देना संपन्न भवतु। हाँ बता क्या बेटा, कौन सा वाला बेटा? जब यहां लिखे हैं तो जरूर पूरे इकोनॉमी से रिलेटेड हम बात करेंगे ना बेटा, तो वो जब एक्सप्लेन करेंगे तब देखेंगे। ठीक है, यहां प्राइस ऑफ ए कोमोडिटी नहीं लिखा हुआ है ना, ठीक है, तो यहां प्राइस का मतलब हो गया जनरल प्राइस लेवल। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर करूं, अभी कर देते भाई साहब, अब ठीक है। नहीं नहीं, ये नहीं लिखना। हो गया बेटा, नोट कर लिया सबने?